आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारानगर में स्वागत है। अपनी ऑनलाइन इन क्लासों में YouTube पर जो अपनी क्लासें आ रही हैं, इनमें आज अपने सीख रहे हैं फिनोल का नामकरण। देखिए, फिनोल के नामकरण में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अपने पास नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं होते, फिर भी इसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल ये फिनोल का ही नाम होता है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल जो अपने सामने लिखे हैं, इनके द्वारा हम फिनोल के नामकरण को सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनका सामान्य नाम हम लिखते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये फिनोल है, तो इस फिनोल का सामान्य नाम भी यही है, फिनोल ही है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बेंजीन वलय से एक OH लगा है, तो ये एक एरोमेटिक यौगिक यहाँ फिनोल बना। यहाँ पर भी OH लगा है, लेकिन साथ में क्या है, CH3 है। CH3 है और वो कौन सी पोजीशन पर है, 2 नंबर पोजीशन पर है इस OH के सामने। तो 1-2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। और इस जो ये यौगिक बना है, इसका सामान्य नाम यहाँ बनता है क्रिसोल। तो ये ऑर्थो क्रिसोल बन जाता है। इसी तरह से ये जो यौगिक है, इसमें OH के सामने ये CH3 1-3 पोजीशन पर है। 1-3 पोजीशन को कहते हैं मेटा, और यहाँ सामान्य नाम इसका क्या रहेगा, क्रिसोल। तो इसी प्रकार से यहाँ 1-4 पोजीशन आ गई, तो 1-4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैरा, और ये रहेगा इसका सामान्य नाम क्रिसोल। तो ये पैराक्रिसोल इसका सामान्य नाम हो गया। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल है, इनमें हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 OH हैं। 2 OH होने पर इनका सामान्य नाम होता है केटेकोल। केटेकोल के नाम से इसको जानते हैं। इसी तरह से ये जो 2 OH हैं, इसमें तो क्या था, 1-2 स्थिति पर था, यहाँ पर है 1-3 स्थिति पर। और 1-3 स्थिति पर जब 2 OH आ जाते हैं बेंजीन वलय पर, तो इसका सामान्य नाम होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल। इसी प्रकार से ये जो OH हैं, वो दोनों OH 1-4 पोजीशन पर हैं, और 1-4 पोजीशन को अपने यहाँ कहते हैं कविनोल। ये जो यौगिक बनेगा 1-4 वाला, जहाँ 1 और 4 स्थिति पर OH लगे हुए हैं बेंजीन वलय पर, तो इसको हम कविनोल कहते हैं, या इसका नाम होता है हाइड्रोकविनोन। तो हाइड्रोकविनोन बोल दो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको कविनोल। तो ये इस प्रकार इनके सामान्य नाम हैं। देखिए, इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अभी ये सारे सामान्य नाम हैं, और नीचे ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे, वो इनके IUPAC नाम लिख देते हैं। देखो, फिनोल को IUPAC पद्धति में भी फिनोल ही कहा जाता है, तो ये इसका नाम हो जाएगा फिनोल। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर पोजीशन पर मैथिल है, तो ये IUPAC में इसको क्या कहेंगे, देखो 2-मैथिल फिनोल। तो इसका नाम हो गया 2-मैथिल फिनोल। इसी प्रकार से इसको देखें, तो इसमें देखो 3 पर क्या आ गया, CH3 आ गया, तो हम कहेंगे 3-मैथिल फिनोल। 3-मैथिल फिनोल। इसी प्रकार से इसमें देखो 4 पर क्या आ गया, CH3 आ गया, तो आ जाएगा 4-मैथिल फिनोल। तो ये 4-मैथिल फिनोल इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी प्रकार देखें, ये जिनमें 2 OH लगे हुए हैं, तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, IUPAC नाम हम कैसा लिखेंगे, देखो इसमें देखिए, बेंजीन, ये पूरी बेंजीन, और 1-2 पर डाईओल है, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,2 डाईओल, 1,2 डाईओल।
ओल। तो ये इसका यहाँ IUPAC नाम बनेगा। इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 1 3 पर डाइओल लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 3 डाइओल। तो ये इसका IUPAC नाम रहेगा। इसी प्रकार इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, देखो, बेंजीन 1 4 डाइओल। तो ये इनका IUPAC नाम रहेगा। तो हालांकि बेंजीन के नामकरण, इसे फिनोल के नामकरण में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ये जो भी एग्जाम्पल हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इनको हम ध्यान में रखेंगे। तो फिनोल के नामकरण में इतना ही है। और अब मैं एक बार 12वीं के सिलेबस में जो नामकरण है उसका एक क्विक रिव्यू आपको मैं बता देता हूँ, एक रिवीजन के तौर पे फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि पिछले जो भी वीडियो हमने देखे सारे, उनका एक रिवीजन आपको मिल जाएगा। तो हम अगले अभी रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके रिवीजन के तौर पर कक्षा 12 में हम देखें 10वें चैप्टर से हम शुरू करें तो 10वां चैप्टर अपना क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न के संबंधित है। हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण हमने पहले सीखा था, 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ मैं आपको और क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा आपको। देखिए, जैसे ये यहाँ एल्किल समूह है, ये यहाँ हैलोजन समूह है, तो अगर इसका सामान्य नाम लिखोगे तो यहाँ ये क्लोरो आ जाता है, यानी हैलो एल्केन के रूप में हम इसको IUPAC में लिखते हैं, और सामान्य में एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। तो एल्किल हैलाइड के रूप में कैसे लिखेंगे, ये एल्किल में क्या हो जाएगा, एथिल, और ये हैलाइड के रूप में क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये इसका सामान्य नाम बन गया एथिल क्लोराइड। या इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, हैलो एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो हैलो की जगह हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो एथेन। तो ये इसका IUPAC नाम बना। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ अगर एक से ज़्यादा हैलोजन हो, या एक से ज़्यादा जैसे 2 3 इस तरह से हैलोजन की संख्या भी इनमें हो सकती है। जैसे हम देखें कि ये एक यौगिक है जिसमें 2 हैलोजन 2 क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए, 2 कार्बन है और एक कार्बन पर एक हैलोजन यहाँ क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर डाई हैलो एल्केन का उदाहरण है, यानी 2 हैलोजन यहाँ जुड़े हुए हैं। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, सामान्य नाम इसका होता है एथिलीन क्लोराइड। सामान्य नाम इसका लिखेंगे एथिलीन क्लोराइड। और IUPAC में देखो कैसे लिखा जाएगा, IUPAC में इस तरह से नंबरिंग रहेगी। तो ये 1 2 डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तो इस प्रकार से हैलोजन व्युत्पन्नों की आपको IUPAC नाम, सामान्य नाम की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप इसका अपना सेपरेट वीडियो पीछे की क्लासों में बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर अपना 11वां चैप्टर है 12वीं क्लास का, जिसमें हम पढ़ते हैं एल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में, ईथर के बारे में। तो हालांकि फिनोल के बारे में तो आज ही अभी इसी वीडियो में हमने बात की है, फिर भी एल्कोहल के बारे में आपको और बता देते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर। तो जैसे ये एक कोई यौगिक है, एल्कोहल का सदस्य है, तो हम इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो ये सामान्य नाम में इसका रहेगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम रहा। इसी प्रकार से इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, देखो IUPAC में एल्कोहल का अनुलग्न हम क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। तो ये एल्कोहल का अनुलग्न है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, जैसे ये एथेन और ये ओल यानी एथेनोल, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें भी
अगर एक OH है, 2 OH है, 3 OH है, तो इस तरह से इनकी संख्या हो सकती है। या इसमें एल्कोहल में ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल के रूप में भी हो सकता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल में ये जो OH है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसका हम नाम कैसे लिखें? अब इसका देखो नाम इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसकी मुख्य श्रृंखला बन गई। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये ऐसे नंबरिंग हो गई। 2 पर क्या आ गया? मैथिल आ गया। तो ये इसका IUPAC नाम अगर हम बढ़ाएं तो क्या बनेगा? 2 मैथिल और मुख्य श्रृंखला का नाम क्या हो गया? 3 कार्बन में प्रोपेन। और ये कितने पर है ओल? ये ओल है 2 नंबर पर, तो ये आ जाएगा 2 ओल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। सामान्य नाम में इसको क्या कहेंगे? देखो टोटल कार्बन कितने? 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये तृतीयक वाली स्थिति है, तो सामान्य नाम में इसका कहा जाता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम हो जाएगा, तो ये इसका सामान्य नाम रहता है। तो ये एल्कोहल के नामकरण के बारे में। अब हम अगला फिनोल का भी बताया था, ईथर के ने एल्कोहल के बारे में नामकरण अभी थोड़ा सा रिवीजन किया। इसी तरह से ईथर का नामकरण लेते हैं, तो ईथर में देखो हम क्या लिखते हैं? ROR लिखते हैं, जैसे CH3OCH3। अब अगर इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो कैसे रहेगा? देखो ये मैथिल और ये मैथिल, तो क्या हो जाएगा? डाई मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या बनता है? एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं IUPAC में, तो ये एक हमने मेथोक्सी बोल दिया, तो इसका IUPAC नाम रहेगा मेथोक्सी। एक कार्बन की श्रृंखला को कहते हैं मेथेन, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, CH3OCH2CH3, तो इसमें देखो सामान्य नाम क्या रहेगा? एथिल मैथिल ईथर, अल्फाबेट ऑर्डर से लिखा जाएगा, एथिल मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम रहेगा। अब अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़े हुए छोटे समूह को एल्कोक्सी कहते हैं, तो ये हो गया एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में यहाँ एक कार्बन है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको मेथोक्सी। और 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो इसको हम कहते हैं एथेन, तो ये नाम बन जाता है मेथोक्सी एथेन। हालांकि यहाँ अभी फिनोल के नामकरण की चर्चा अभी हमने की है, तो इसमें 11वें पाठ में एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में है। तो एल्कोहल का आपको बता दिया, फिनोल का आज ही बताया है, और ईथर का आपको बता दिया। अगले चैप्टर में आते हैं, चैप्टर है 12वां। 12वें में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण किया जाता है। तो देखो इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड के बारे में देखते हैं। तो एल्डिहाइड में देखो ये इसका एल्डिहाइड का पहला सदस्य है, मान लो ये इसका एक सदस्य और लिख लेते हैं। अब इनका नामकरण देखना है, तो सबसे पहले इनका सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है? देखिए ये जो एल्डिहाइड है, इसका अगर ऑक्सीकरण करके संगत अम्ल बनाते हैं तो संगत अम्ल इसका क्या बनता है? इसका संगत अम्ल बनता है ये HCOOH, ये बनता है। इसका संगत अम्ल बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? CH3COOH, ये बनेगा। अब इन संगत अम्ल के नाम क्या होते हैं? अब एक कार्बन का अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसका नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। 2 कार्बन का अम्ल है तो इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। अब इनके नाम से, जैसे ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, इनके नाम से क्या करते हैं? इक अम्ल हटा देते हैं, यहाँ से इक अम्ल शब्द हटाते हैं और इसकी जगह एल्डिहाइड शब्द जोड़ते हैं, तो नाम बनता है यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये इसका सामान्य नाम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह से ये है, इसका इस अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल।
अब इसको हम क्या करेंगे, इक अमल हटाएंगे तो नाम बचेगा एसिड। अब इसमें एल्डिहाइड और जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड। तो ये नाम बन गया एसीटैल्डिहाइड। तो ये इस तरह से इसका ये सामान्य नाम लिखा जाता है। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। देखो इसी में देखते हैं फटाफट से, देखिएगा। IUPAC नाम में अनुलग्न लिखा जाता है एल, और ये एक कार्बन जो है ये मुख्य श्रृंखला में शामिल रहता है। तो एक कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, मेथेन, और लास्ट में अनुलग्न लगेगा एल, तो नाम हो जाएगा मैथेनेल। इसी तरह से यहाँ दो कार्बन की श्रृंखला आ गई, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथेन, और लास्ट में अनुलग्न लगेगा एल, तो नाम क्या हो गया, एथेनेल। ये होता है एल्डिहाइड का नामकरण। कीटोन के नामकरण में देखते हैं। देखिए कीटोन में ये कीटोन का यौगिक है, सबसे सरल कीटोन यही है। अब इसमें देखो डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम है। सामान्य नाम एक और भी है इसका, जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं, ये एसीटोन के नाम से है। अब इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, देखो 3 की श्रृंखला है और कीटोन है, तो 3 की श्रृंखला में और कोई संभावना यहाँ बनी नहीं सकती, तो हम सीधा इसको प्रोपेनोन कहते हैं। प्रोपेनोन, कीटोन का अनुलग्न ओन होता है, तो ओन यहाँ लिखा गया है, तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए ले लेते हैं इसका इस कीटोन का। तो देखो जैसे ये CH3COCH2CH3 है। अब इसमें देखो सामान्य नाम लिखेंगे तो ये एथिल है, ये मैथिल है, ये कीटोन है, तो हम क्या लिखेंगे सामान्य नाम में, इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा एथिल मैथिल कीटोन। एथिल मैथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम रहेगा। IUPAC में हम नंबरिंग करके लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 की श्रृंखला है, 4 की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और यहाँ पर कितने पर है ओन, 2 पर है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ये भी इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कीटोन का नामकरण। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण पर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण अभी देखते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें सामान्य नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। ये सामान्य नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एक और यहाँ पर ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 2 इसमें सीड ब्लॉच अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मिक अम्ल है, यहाँ ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका सामान्य नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। अब देखो इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे। यहाँ एक कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन ही है, तो एक कार्बन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मेथेन, और इसका अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल, तो नाम बन जाएगा मैथेनोइक अम्ल, तो ये इसका IUPAC नाम बना। इसी तरह से इस ऑक्जेलिक अम्ल का सामान्य नाम तो है ऑक्जेलिक अम्ल, ये IUPAC क्या रहेगा, देखो यहाँ 2 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब इस 2 कार्बन की श्रृंखला में देखो क्या नाम रहेगा, एथेन, और फिर डाईओइक अम्ल, तो एथेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू बताया कि इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। अब आते हैं हम 13वें पाठ में। 13वें पाठ के अंदर एमीन और साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नामकरण हैं। तो देखो सबसे पहले हम एमीन के नामकरण को बताते हैं।
एमीन में भी देखो प्राथमिक एमीन भी होता है, द्वितीयक एमीन भी होता है, तृतीयक एमीन भी होता है। तो हम एक आध एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी तो आपको अलग से इनकी क्लासें आपके पास उपलब्ध हैं, उनको आप देख सकते हो। देखो इसमें इसका सामान्य नाम क्या रहेगा, देखो इसका सामान्य नाम रहेगा, ये एथिल है, ये एमीन है, तो सामान्य नाम रहता है एथिल एमीन। और ये द्वितीयक एमीन का उदाहरण है, तो इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर से नाम लिखी जाएंगे, एथिल मैथिल एमीन, तो ये नाम होता है एथिल मैथिल एमीन। तो ये एथिल मैथिल एमीन, ये इसका सामान्य नाम हो गया। IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे इनके, देखो IUPAC में ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको हम कहेंगे एथेन, और इसके साथ ही एमीन शब्द लग जाएगा, तो नाम बन जाएगा इसका एथेनेमीन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी तरह से इसका IUPAC नाम देखो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई बड़ी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला, छोटी श्रृंखला को प्रतिस्थापी मानना है। तो देखो इसमें ये मैथिल है, वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये एन मैथिल, ये एन मैथिल। और उसके बाद में ये जो मुख्य श्रृंखला है कितने कार्बन की, 2 की, तो इसको क्या कहेंगे एथेन, और एमीन लास्ट में इसका अनुलग्न ऐसे जुड़ जाएगा, तो नाम बन गया एन मैथिल एथेनेमीन। तो इस प्रकार से एमीन का हमने नामकरण पढ़ा है। ऐसे ही अगर हम देखें साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण, तो उसके भी एक एक एग्जाम्पल मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो ये जैसे साइनाइड है, ये साइनाइड है, अब इसका सामान्य नाम या साइनाइड के रूप में इसका नाम क्या लिखा जाएगा, देखो ये मैथिल और ये साइनाइड, तो मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, साइनाइड मैथिल साइनाइड, ये इसका सामान्य नाम होया। अगर इसका नाम लिखें IUPAC, तो ये कार्बन IUPAC नाम में शामिल हो जाएगा, और इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 कार्बन की श्रृंखला बन गई, तो 2 कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, एथेन नाइट्राइल। अब इसका नाइट्राइल के रूप में नामकरण होगा, तो ये एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। अगर एक नामकरण इसका और भी होता है अम्लों के आधार पर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन का जो अम्ल होता है उसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ एसीटो नाइट्राइल इसका नामकरण हो जाएगा अम्लों के आधार पर। और इसी तरह से अगर हम साइनाइड का आइसोसाइनाइड का नामकरण देखें, देखो आप ये आइसोसाइनाइड है, तो इसका सामान्य नाम तो क्या रहेगा, मैथिल आइसोसाइनाइड। देखते हैं मैथिल, मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड, ये इसका सामान्य नामकरण। IUPAC नामकरण कैसे रहेगा, देखो IUPAC में इस समूह को कार्बिल एमीन कहा जाता है, और ये यहाँ एल्किल ग्रुप बचता है, तो IUPAC में इसका नाम हो जाएगा, ये जो ग्रुप बचा इसका नाम हो गया मैथिल, और ये जो ग्रुप है इसका नाम हो गया कार्बिल एमीन, तो ये हो गया मैथिल कार्बिल एमीन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। हालांकि आइसोसाइनाइड का भी अम्लों के आधार पर भी नामकरण लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे यहाँ एसीटो आइसो नाइट्राइल के रूप में इसका नाम लिखा जाता है अम्लों के आधार पर। बाकी इनके जो आप नामकरण अभी आपको रिवीजन करवाया है, वो सेपरेट रूप से प्रत्येक श्रेणी के नामकरण के अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, तो उनको आप देख करके उनका अभ्यास करके इसमें और ज़्यादा आप अच्छा अनुभव कर सकते हैं, अच्छा आपको महसूस होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बाकी अपनी क्लासों को आप देखते रहिए
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है कि साबुन से ही हाथ धो लिए जाएँ। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय भारत, जय हिंद।